तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, इस पे थे हम लोग। तो बात ये हुई थी ना कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब कि ड्रिफ्ट करने का मतलब एक डायरेक्शन में सबके सब चलने लगते हैं। जैसे कि परेड होती है तो एक ही डायरेक्शन में सब जा रहे होते हैं ना, ऐसा ही कुछ। तो सेम चीज को ड्रिफ्ट बोल सकते हैं, मतलब सबको एक ही डायरेक्शन में फोर्स मिला, वेलोसिटी मिल गई, तो वो जाने लगे। ठीक है। तो वो ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन जाते टाइम उनको बीच में रुकावट आती है, अपोज आता है, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस आता है। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आता ही क्यों है, इसकी बात हो रही है। देखो सीधे क्लियर वर्ड्स में बता दें सिंपल तरीके से कि ये इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टकरा जाते हैं। पहले भी शायद इस बारे में बात हुई है, हमें याद नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन से। उसके अलावा जिन एटम्स को इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, वो एटम बन चुके हैं आयन, उनसे टकराते हैं। तीसरा, जो जो जिनमें से अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं उन एटम से भी टकराते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन तीन चीजों से टकरा सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से और एटम से। ठीक है। तो ये चीज है, तो उनसे टकराने के चक्कर में होता क्या है, उनके एनर्जी का तो कुछ खास लॉस नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, बीच में मिला एटम, टकरा गया, इधर घूम गया। तो ये जो इधर घूम गया, तो जाना तो इस तरफ था ना, कंडक्टर तो ऐसे था ना, तो ये तो इस तरफ घूम गया। तो अब उधर कहाँ जाएगा, फिर उधर इधर कहीं टकरा के वापस आएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर उधर टकराएगा। मतलब ये इसका मोशन खराब हो गया। अब ये टाइम पे यहाँ पे नहीं पहुंचेगा जिसको सीधा जाना था। अगर ये नहीं टकराता तो क्या होता, सीधे पहुंच जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ये जाता सीधे यहाँ पे पहुंच जाता। लेकिन टकराने की वजह से रुक गया ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं टकरा जाते हैं, ये बात है। कुछ हैं जो बीच में टकरा के रुक जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले और तो इधर मान लो 90 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे या 80 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेंगे, 20 नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। ये हम एक ऐसे ही अंदाजा टाइप बता रहे हैं, ये नहीं है उसका मतलब कि 100 में से एग्जैक्ट 80 पहुंचेंगे, ऐसा कुछ। अंदाजे के हिसाब से ऐसे ही बोल रहे हैं बस, कि कुछ पहुंचेंगे कुछ नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। तो जो नहीं पहुंचे, तो उनकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि सारे नहीं पहुंचे, टोटल जो 100 पहुंचने चाहिए थे 100 तो नहीं पहुंचे। इसी चीज को, ये कुछ इलेक्ट्रॉन ना पहुंचने की वजह से करंट थोड़ी सी कम आती है, जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है एग्जैक्टली। जैसे V प्रोपोर्शनल टू I था, तो करंट तो V के हिसाब से सीधे सीधे बहुत ज्यादा आनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाते हैं दूसरे एंड पे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यही रेजिस्टेंस है, ये मटेरियल का रेजिस्टेंस है। इस कंडक्टर ने ऐसा किया ना कि इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पहुंचने दिया एक तरह से। ठीक है। यहीं से बात आती है कि कंडक्टर या कोई भी मटेरियल रेजिस्ट करता है। तो ये तो सिनेरियो है कंडक्टर का, जो कंडक्ट कर सकता है। उसमें क्या है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे हैं या बहुत लेट पहुंच रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर की, यानी कि कोई वुड, प्लास्टिक, इस तरह की कोई चीज जो कि कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटिंग रॉड है या वायर है, तो उसमें क्या होगा, 100 इलेक्ट्रॉन्स थे तो पहुंचेंगे 20 या 10, और 90 नहीं पहुंचेंगे। समझ में आई बात। 20, यहाँ 20 नहीं पहुंच रहे थे, यहाँ 90 नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब ज्यादातर नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है। तभी तो कंडक्शन नहीं हो पा रहा है ना, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन पहुंचे नहीं तो हम क्या बोलेंगे, करंट बहुत कम है। समझ में आ रहा है प्रियांशु, तुषार? यस सर। है ना। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यस अगर सर। पहुंचे ही नहीं, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचे ही नहीं, तो फिर कंडक्शन कम से कम हुआ ना, करंट कम पहुंची। क्योंकि करंट का क्या था, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब ये अमाउंट ऑफ चार्ज ही अगर कम है वहां पहुंचने वाला, तो सीधी सी बात है करंट बहुत कम होगी, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन तो पहुंचे ही नहीं ना, 90 वाले, ये पहुंचे ही नहीं या बहुत लेट पहुंचे। तो अब कुछ बात समझ में आ रही है क्या बात हो रही है। और इसीलिए जब हम एक बैटरी में एक प्लास्टिक का वायर लगा देते हैं, बैटरी से एक प्लास्टिक के वायर को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि करंट नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअली नहीं होती है, होती है। इतनी कम होती है कि हम उसको नहीं के बराबर ही मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बहुत कम वैल्यू होती है, यूजेबल ही नहीं होती है। इस वजह से हम कह देते हैं है ही नहीं। और इसमें क्या सारे ही इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं यानी कि फुल करंट आ जाती है, नहीं, वो भी बात नहीं है।
इसमें भी मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम चार्ज पहुंच जाता है, लेकिन कुछ नहीं जा पाता है। ठीक है, तो यही चार्ज रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो यहां पे रेजिस्टेंस कितना कम हुआ, कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हुआ ना, और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। देखो 90 रेजिस्ट कर गए, पहुंचने से मना कर दिया उन्होंने, सही से नहीं पहुंच पाए, टकरा गए वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। V इज इक्वल टू आई आर जो था, उसमें खुद ही सोचो, I इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया। अब अगर R जीरो कर दिया जाए तो I क्या आएगा, V बाई जीरो, मतलब कि लगभग इन्फिनिटी। और अगर R को इन्फिनिटी कर दिया जाए, बहुत ज्यादा कर दिया जाए, तब क्या आएगा, I इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जीरो। समझे? यही बात की जा रही है यस कि, सर। कि R बहुत कम करने से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और R बहुत कम कब होगा, जब कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाए, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो ही ना। यानी कि मान लो 100 में से 99 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, 99 चार्ज पहुंच गया, 1 नहीं पहुंचा, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हुआ ना, तो करंट बहुत ज्यादा आएगी फिर। अब ये इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं, मतलब अपनी मैक्सिमम वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। समझे? ये बात है बस। और उल्टा देखो, उल्टा देखो यहाँ पे इंसुलेटर में क्या है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे या ज्यादातर चार्ज उधर नहीं पहुंचा। इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस को वही इनफाइनाइट रखा हमने। ये केस है इंसुलेटर का, है ना? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रखा, तो आई करंट आ गई लगभग जीरो। इसीलिए तो प्लास्टिक के वायर में करंट नहीं फ्लो करती नजर आती है हमको। अप्रॉक्स जीरो आई, एक एग्जैक्टली जीरो नहीं आती है, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट हो भी नहीं सकता ना रेजिस्टेंस। क्लियर? यही बात हो रही है। ना रेजिस्टेंस एक्चुअली जीरो हो सकता है और ना रेजिस्टेंस एक्चुअली इनफाइनाइट हो सकता है। जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जो बिल्कुल रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे। हर मटेरियल रेजिस्ट तो करेगा ही। चाहे तुम कंडक्टर ले लो, इंसुलेटर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कौन कितना रेजिस्ट करेगा, कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है। जिसमें हम कह रहे हैं अच्छे से करंट फ्लो होती है, वो कम रेजिस्ट कर रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि रेजिस्ट नहीं कर रहा होगा। आई बात समझ में? और जिसमें अच्छे से फ्लो नहीं करती है करंट, उसमें हम कहते हैं कि वो फुल रेजिस्ट कर रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही होगा उसका, वो बिल्कुल जाने नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है, वो भी ज्यादातर रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीट रेजिस्टेंस है, एक को भी नहीं जाने देगा। कम मतलब जाएगा, लेकिन कम जाएगा। जैसे देखो ना, नौ मतलब 100 में से सिर्फ 10 पहुंचे, 90 नहीं पहुंचे। आई बात समझ में? ये है सिस्टम रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस इसीलिए थोड़ा कम होता है, और इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि इंसुलेटर ज्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा तो करंट को रोकेगा कैसे, और कंडक्टर कम रेजिस्ट नहीं करेगा तो करंट को जाने कैसे देगा। अगर कंडक्टर ने ज्यादा रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर तो कम करंट जाएगी, फिर कंडक्शन कैसे होगा? कंडक्शन का मतलब ही है ना कि चार्ज को ठीक से फ्लो होने देना, कंडक्ट करने देना, मूव करने देना। तो वो कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस कम करके, रुकावट कम करके। रेजिस्टेंस को सीधे सीधे रुकावट के जैसे समझा करो। क्लियर हो गया? सर यस, क्लियर हो गया। हम्म। यस सर। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे क्यों। और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी तो समझ में आ गया कि कैसे रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज में, क्यों रेजिस्ट करती है कोई भी चीज। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट क्या है, कैसे क्या होगा। तो हम यहाँ निकाल रहे होते हैं एक तरह से एवरेज वेलोसिटी। कई सारे, मतलब एक कोई भी कंडक्टर ले लो, एक रॉड ले लो, कंडक्टिंग रॉड, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, या काउंटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होने नहीं वाले हैं, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिलहाल हम मान लेते हैं एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी स्पीड होगी, वो भी रैंडम डायरेक्शन में। यानी कि फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस रीजन में, यानी कि कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, इसके एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी की डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जिसको जहां जाना है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है।
जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो, रैंडम मोशन। तो सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी भी तो है ना, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी सबकी अपनी अपनी। लेकिन यही तो कहा जाता है कि जिस समय कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया जाता, उस टाइम पे सबकी वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। यानी कि जब हम इसका वेक्टर सम करेंगे, छोटे छोटे वेक्टर हैं, सबको एक ही पॉइंट पे रखते जाएंगे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे करते करके रखते चले जाएंगे, तो सबका सम जीरो आ जाता है, क्योंकि वेक्टर ऑपोजिट अगर होने लगे तो और इक्वल भी होने लगे तो कैंसिल करके जीरो कर देंगे। तो इसीलिए उस टाइम पे जब एक तरह से जब करंट नहीं दी गई है, जब उसमें कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोवाइड नहीं कराया गया है, उस टाइम पे कंडक्टर में जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का सम जीरो हो रहा होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, सब अपने अपना अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं। जैसे कि सड़क पे लोग घूमते हैं, सड़क या फिर तुम समझ लो खुली जगह पे जब लोग घूम रहे होते हैं, कहीं पे पार्क में, तो पार्क में क्या है, अपनी अपनी मर्जी है, रैंडम, कोई किधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, ओवरऑल वेलोसिटी सबकी जीरो। क्योंकि कोई अगर राइट जा रहा है तो कोई लेफ्ट भी जा रहा है, कोई अगर सामने जा रहा है तो कोई पीछे भी जा रहा है, तो ओवरऑल सबकी वेलोसिटी कट के जीरो हो जाती है। लेकिन वही अगर हम किसी परेड की बात करें, ठीक है, अब वो परेड आर्मी की भी हो सकती है, या फिर स्कूल में भी जो बच्चों की परेड वरेड की जाती है वो भी हो सकती है, या बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं, तो उनमें क्या है कि वो सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब सबकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी है, किसी एक डायरेक्शन में सब के सब जा रहे हैं। हम्म तो उस टाइम पे अलग बात है। आई बात समझ में, यही बात यस हो रही सर। है। तो सबकी अपनी वेलोसिटी है, क्लियर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस केस में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ नहीं है, तो इनको रीजन भी नहीं है इधर एक डायरेक्शन में जाने का, तो सबके वेलोसिटी का सम जीरो हो जाता है। यानी कि अगर हम कहें कि v1 पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी, v2 दूसरे की, v3 तीसरे की, और ऐसे ही करते 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 vn nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी। ठीक, वेक्टर की बात हो रही है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। तो सबका सम आएगा जीरो। क्लियर है, बात आई समझ में ना। यस सर, क्लियर है। हाँ, अब बात करते हैं एवरेज की, कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या। हम्म तो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, एवरेज कैसे निकाला जाता है, 10 चीजों का एवरेज कैसे आता है। जैसे हम तुमको दे दें 2, 5, 7, 8, 3, इन सब का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे। सर सम ऑफ ऑल नंबर हम्म अपॉन टोटल हम्म ऑफ नंबर। तो यहां पे भी वही करेंगे, सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तभी तो एन टाइप की वेलोसिटीज है ना, ये फर्स्ट वाले की, ये सेकंड वाले की, ये थर्ड वाले की, ऐसे ही ये nth वाले की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। तो इसीलिए सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। तो जब ऊपर वाला ही टर्म पूरा जीरो है, तो फिर डिवाइड n से करेंगे तब भी तो जीरो ही आएगा ना। आई बात समझ में। यस सर। तो हम यहां से n ले लेंगे कॉमन, यहां से हटा के इसको एक साथ रहने दो, और n ले लो कॉमन, तो 1/n बाहर आ गया, सही है। और ये जो बड़ी सी क्वांटिटी लिखी है, इसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, समेशन लगा के, ऐसे, जैसे कुछ भी लिखा है a1 प्लस a2 प्लस a3। तो हम उसको समेशन में लिख सकते हैं ना, समेशन ए आई। अब यहाँ आई की रेंज रख देंगे, आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखो ए में जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 से हो रहे हैं, एंड कहाँ हो रहे हैं, 3 पे, तो वो समेशन वाले साइन के ऊपर रखा जाएगा, 3 तक जा रहा है, आई 1 से 3 तक जा रहा है। क्लियर, यानी कि हमको एक बार एक ए के साथ 1 रखना है आई की जगह पे, तो देखो 1 रख दिया। समेशन का मतलब हर दो टर्म के बीच में प्लस आना चाहिए, तो पहला टर्म लिखा फिर प्लस लगाया, फिर दूसरा टर्म लिखा a2 हो गया, फिर तीसरा टर्म लिखा a3 हो गया। ऐसे ही अगर हम ये रेंज बदल दें, n तक ले जाएं, तो ऐसे ही ये चलते 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 an तक ऐड होगा। तो उसी तरह वेलोसिटी में भी हम ये काम कर सकते हैं ना, कि वेलोसिटी आई, वी आई ले लें, और आई की रेंज बता दें हम, आई की रेंज 1 से लेके कैपिटल N तक है। क्लियर। यस सर। और जब यही क्वांटिटी पूरा सम जीरो है, तो 1/n करने पे भी ये जीरो ही आएगा।
और ये वेक्टर है, ध्यान रखना वेक्टर सम होगा यहाँ पे। देखो सिर्फ नंबर होते हैं ना, स्पीड ऐड करने की बात होती तो स्पीड तो आराम से ऐड हो जाती, वो जीरो नहीं आती। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है और यहाँ रैंडम डायरेक्शन में है, कोई कहीं जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी सारी वेलोसिटीज मिलके, वेक्टर होने की वजह से, वेक्टर सम की वजह से कैंसिल हुआ है। अगर हम सिर्फ वैल्यू ऐड करें तो फिर कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना हर वेलोसिटी की। क्लियर, ये बात हो रही है। यस सर। आ गया समझ में? तो ये सिनेरियो था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, ऐसे ही कहीं रख दिया है बस, तब हम देख रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी, जो कि है जीरो इस केस में। आई बात समझ में? अब देखो, कंसिडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तब कंडक्टर कैसा दिखेगा? तब कंडक्टर के अंदर क्या सीन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई डायरेक्शन भी होगी, तो चलो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। हेलो। हेलो, हेलो, प्रियांशु। हेलो। हाँ प्रियांशु, आवाज नहीं आ रही क्या? संकेत भाई आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। तुम्हारी आवाज आ रही है प्रियांशु, हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है प्रियांशु, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। लगता है इसको आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो सर। हाँ सर, आपकी आवाज चली गई थी बीच में। हाँ वही, हमें लगा तुम्हारी आ रही थी, साफ आ रही थी। सर आपकी नहीं आ रही थी। कब से नहीं आई फिर, यानी कि कहाँ से छूटा सर, तुम्हारा? मतलब ये तो आपने ड्राइव कर दिया था, उसके बाद ये जीरो तक समझ आ गया था कि ये जो एवरेज वैल्यू और फॉर्मूला जैसे निकला 1/n हम्म, समेशन वाला, ये सब पूरा क्लियर है। ये हो गया। अब यानी कि हम्म, सेकंड नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि कंसीडर नाउ द सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये तो था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट। अब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा हुआ है। क्लियर, सही है ना? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट केस है, कंसीडर करें ना, जब अब हम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले आओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, नॉन जीरो होने का मतलब है प्रेजेंट है, कोई डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी, तो चलो हमने ये दिखा दी कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे? अपोजिट, सर अपोजिट। है ना? तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो रैंडम मूव कर रहे थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अपनी मर्जी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सर एक डायरेक्शन में जाएंगे। हाँ, ड्रिफ्ट मिलेगी उनको, इसी चीज को ड्रिफ्ट बोलते हैं। उनके पास एक रीजन है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने का। तो मतलब सर एक डायरेक्शन मिल जाना इलेक्ट्रॉन को, ये ड्रिफ्ट होता है। हाँ, एक डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाना ड्रिफ्ट होता है, क्योंकि चल तो वो तब भी रहे थे, यहाँ भी वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि चल नहीं रहे रुके हुए हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, फ्री है ना। अब सर फ्री पर है तो वहाँ रैंडम रैंडम मोशन डायरेक्शन करेंगे। थी। बिल्कुल, जैसे कि जब बच्चे ग्राउंड में फ्री होते हैं स्कूल में, तो वो रैंडम डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन अगर टीचर आके कह दे कि सबको एक लाइन लगानी है, तो उसके बाद वो लाइन लगाते हैं, फिर उसके हिसाब से चल सकते हैं कि टीचर ऐसे ऐसे बता रहा है। ठीक है, तो वो रीजन होना चाहिए कुछ ऐसा, नहीं तो बच्चे अपनी मर्जी से थोड़ी ना लाइन लगा के चलते हैं कभी भी। हाँ तो सर ड्रिफ्ट का मीडियम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दे रही है कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है तो खुद ही सोचो, राइट वाला जो पोर्शन है वो पहले आया होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले टच कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और लेफ्ट वाला पोर्शन बाद में। तो जो पहले टच कर जा रहा है उसकी, ये हाई उसका होती है। पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि हमने बताया था ना जिस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल लो होता चला जाएगा, और आगे अगर होता कंडक्टर तो और आगे का पोटेंशियल इससे भी लो होता, कम होता। ठीक है, यस सर। यानी कोई भी दो पॉइंट तुम चूज कर लो कि यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल में क्या फर्क है, तो यहाँ वाला इस वाले से तो हाई होगा, है ना, ये लो होगा और ये हाई होगा, कुछ भी कितना भी हो, लेकिन ये कम होगा, पक्की बात है, हर बाद वाला। क्लियर? तो ये हाई लो क्रिएट होने से पॉजिटिव चार्ज को उस तरफ फ्लो करना चाहिए था, है ना, हाई टू लो। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो किस तरफ फ्लो करेगा? लो टू हाई, इसीलिए यस। कर गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब ये रीजन मिल जाएगा। अब देखो एक्चुअली में क्या होगा
एक फोर्स आया है ना इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है क्यू ई। ये Q अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो उसको माइनस ई लिखना पड़ेगा हमको, सही है। तो F इज इक्वल टू माइनस ई होने लगेगा। हेलो फिर आवाज चली गई? सर, आ गया आ गया। कहाँ चली क्यों जाती है ही आवाज? पता नहीं लैग करता क्यों ही होता है, एफ अपॉन क्यू ही। हाँ, F इज इक्वल टू क्यू ही होता है। लेकिन अगर वो Q इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रॉन के चलने की बात कर रहे हैं ना, तो वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज तो माइनस ई होता है फिक्स। तो रख दिया हमने, ठीक है। कुछ डाउट? नो सर, क्लियर है। माइनस ई रख दिया हमने। तो अब देखो एक चीज दिख रही है ना, यहां से भी ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा फोर्स का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। खुद ही सोचो, एक वेक्टर ए है, उस तरफ समथिंग 5 और दूसरा बी वेक्टर है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हो, इसका मतलब है ए और बी वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट तो गारंटीड है ना। सर यस। हाँ, ऑपोजिट तो गारंटीड है, क्योंकि एक एक वेक्टर में माइनस नहीं लगा, एक में लगा, इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे वही चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑपोजिट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो लग भी रहा है ना, देखो दिख भी रहा है कंडक्टर में, राइट वर्ड लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, है ना। यस फोर्स आराम आराम से तो चलाएगा नहीं। देखो, तुम्हें अगर किसी चीज को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है ना, तो बिना फोर्स के चलाना पड़ेगा। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो एक्सेलरेशन को जीरो होना चाहिए, और एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो F इज इक्वल टू ma के अकॉर्डिंग फोर्स भी जीरो हुआ। मतलब ये उल्टा है जो हम अभी बोल रहे हैं ना कि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा हुआ होगा कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स जीरो रहा होगा इसलिए एक्सेलरेशन जीरो हुआ होगा, क्योंकि फोर्स इज द कॉज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। समझे? यस सर। फोर्स कारण है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने का। और एक्सेलरेशन का मतलब मेरा सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि वेलोसिटी को हम जैसे जैसे चेंज कर सकते हैं, हम उस चीज को एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है वेलोसिटी को, बताओ। अगर तुम एक बाइक चला रहे हो तो तुम कैसे कैसे एक्सेलरेशन दे सकते हो उस बाइक में? सर स्टार्ट करेंगे गेट डालने के बाद, अब यहाँ से स्टार्टिंग जीरो से होगी, वो धीरे धीरे हमें खाली रूट मिलेगा तो स्पीड इंक्रीज करते जाते हैं, 5 से फिर 10, 15, 20, तो 35। एक एक तो स्पीड बढ़ा के तुमने एक्सेलरेशन दिया, और और सर जब तुमने ब्रेक लगाया तब भी दिया, क्योंकि तुमने हाँ सर ब्रेक ब्रेक। लगाया तो तुमने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दिया, उल्टा एक्सेलरेशन, यानी कि चल तुम आगे रहो, एक्सेलरेशन तुमने पीछे दिया, जिसको बोलते हैं डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। यस सर। उसका नया टर्म नाम है लेकिन वो भी एक्सेलरेशन ही, भले ऑपोजिट है। यानी कि चल तुम आगे रहो लेकिन तुम पीछे खींच रहा है कोई तुमको, कौन खींच रहा है? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन कौन लगवा रहा है? वो तुम ही लगवा रहे हो ब्रेक दबा के। समझ रहे हो? यस सर। यस एक्चुअली सर। हम लोग खुद को पीछे खींच के ही रुकते हैं, ऐसा कुछ है। तो फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब वो डिपेंड करता है तुम फोर्स किस तरफ लगाना चाहते हो। तुमने अगर एक्सेलरेटर घुमाया ना, तो तुम फोर्स आगे लगाना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही तुम फोर्स लगाना चाह रहे हो। तो फोर्स अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। उल्टा सिनेरियो देख सकते हैं, वेलोसिटी इधर है यानी कि हम जा इस तरफ रहे हैं, लेकिन फोर्स इधर लगाने लगे। अगर इधर लगाने लगे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही आएगा, लेफ्ट साइड। और जी अगर सर। एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड आ गया और वेलोसिटी राइट साइड है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का काम करेगा, मतलब कि वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, कम करेगा धीरे धीरे। समझ रहे हो? सर यस यस सर। सर। नेगेटिव साइड में चेंज करेगा वेलोसिटी को, ठीक। तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी आ रही है। इसका मतलब है अगर हमको
वेलोसिटी बिना चेंज किए चलना है तो हमको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना है, और तो इसका मतलब हमको फोर्स भी नहीं लगने देना है। लेकिन फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन वगैरह तो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा, जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? अब देखो, बस। एक चीज और है, एक और तरीका है। एक तो तुमने स्पीड बढ़ाई तो एक्सेलरेट किया, तुमने स्पीड कम की यानी कि ब्रेक लगाया तो भी एक्सेलरेट किया। और एक और तरीका कौन सा है? सब। वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता सर यस। है हाँ। ना? एक चीज, एक तो है मैग्नीट्यूड इंक्रीज करो, दूसरा है मैग्नीट्यूड डिक्रीज करो। ये दोनों तो हमने देख लिया, मैग्नीट्यूड का इंक्रीज डिक्रीज। हमने डायरेक्शन चेंज कहाँ देखा अभी? सर जब टर्न लेंगे। हाँ, तुम जैसे ही स्टेयरिंग वो घुमाते हो ना, अपना हैंडल घुमाओगे, जरा सा भी घुमाओगे 1 डिग्री भी, तो इसका मतलब है तुमने बॉडी को एक्सेलरेट किया है। और यही रीजन है कि तुम बॉडी को वैसे ही एक्सेलरेट कर रहे हो। ऊपर से अगर टर्न लेते टाइम तुमने एक्सेलरेटर भी घुमा दिया तो एक तरह से डबल एक्सेलरेशन, बहुत तेज सर स्पीड बढ़ा रहे हो। इसीलिए तो जैसे कहते हैं टर्न लेते टाइम धीरे कर लेना चाहिए। सर जैसे हम टर्न ले रहे, हम्म। तो उस टाइम तो मतलब आप कह रहे हैं एक्सीलरेशन बढ़ता है, हम्म। तो अब टर्न लेते समय हम ब्रेक मारते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं, स्लो करते हैं गाड़ी को। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से हम ब्रेक मारते हैं उस हिसाब से तो हमारा एक्सीलरेशन मतलब नेगेटिव में होना चाहिए, तो डिसएक्सीलरेशन होगा, वो वेलोसिटी को कम करेगा। हाँ, तो हम जानबूझ के कम करते हैं, क्योंकि तुम धीरे स्पीड पे भी अगर घूम रहे होगे ना, यानी कि टर्न ले रहे होगे ना, तो तुम संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है। टर्न लेते टाइम जितना ज्यादा एक्सेलरेशन आता है, उतना सीधे चलते टाइम तुम एक्सेलरेट नहीं करवा सकते हो किसी भी तरह की गाड़ी को। यानी कि तुम साइकिल के टर्न को मर्सिडीज के सीधे में एक्सेलरेशन से कंपेयर कर सकते हो, वैल्यू को इक्वल आ सकती है। साइकिल को यानी कि 10 की स्पीड पे चला के टर्न कर दो, तो वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा जितना एक मर्सिडीज सीधा यानी कि स्पीड बढ़ा के या कम करके प्रोड्यूस नहीं कर सकती है कभी भी। बात आई समझ में? सर यस, आगे समझ बहुत बहुत बड़ा में। डिफरेंस आता है दोनों में, हद से ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। तो डायरेक्शन चेंज करके भी, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज को एक्सेलरेशन बोला गया है ना, और वेलोसिटी को 3 तरह से चेंज किया जा सकता है: मैग्नीट्यूड इंक्रीज, मैग्नीट्यूड डिक्रीज एंड डायरेक्शन चेंज। और यही रीजन है कि हम लोग घुमाते टाइम थोड़ा वेलोसिटी पहले से कम कर लेते हैं, ताकि जब हम घुमा रहे हों तब जो एक एक्सेलरेशन आए तो वो एक्स्ट्रा ज्यादा ना हो जाए, कंट्रोलेबल हो हमारे लिए, हम कंट्रोल कर सकें। बाई चांस हमको ब्रेक मारना पड़ जाए, बाई चांस उधर से कोई आ गया, तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अगर हमने फुल स्पीड पे ही घुमा दिया, तो अगर तब कुछ अनसर्टेन हुआ, उधर से कुछ आने लगा, तो हम लोग शायद कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कंट्रोल हो पाएगी बाइक, क्योंकि उसकी एक लिमिट है। तुम नहीं कंट्रोल कर रहे हो, तुम तो ट्राई कर रहे हो, कंट्रोल फ्रिक्शन कर रहा है। फ्रिक्शन कितना मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है सड़क पे, ठीक है, और सर तुम्हारे यस। बाइक के टायर वायर पे। टायर पे सर, रेसिंग में तो उनके टायर हाँ। और जो रोड रहती है वो अच्छी रहती है, वो क्योंकि हाँ, स्पीड कम नहीं करते हैं टर्न लेने पर। नहीं, लेकिन उनका अलग ही केस होता है। स्पीड कम नहीं करते हैं, वहां पे रोड को टिल्ट किया जाता है, यानी कि वहां रोड ऐसे ऐसी वाली नहीं होती है। टर्न वाली जगह पे रोड ऐसे होती है, बैंक होती है, बैंकिंग ऑफ रोड हुई रखी होती है। उस चक्कर में वो टर्न तेजी से ले भी सकते हैं। तुम सीधी रोड पे ऐसे टर्न लोगे ना, स्किड कर जाओगे। सीधी रोड पे शार्प टर्न लोगे तो स्किड कर जाओगे, लेकिन ऐसे टिल्टेड रोड पे लोगे तो नहीं करोगे। रोड उठी हुई होती है एक साइड, एक साइड से। देखा है कहीं कहीं ना? अच्छा सर, तो कहीं। उनके पास तो टर्न लेते समय अपॉर्चुनिटी होती है कि उनकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, तो वो नॉर्मल बंदे को छोड़ सकते हैं पीछे। हम्म। नहीं, हम कह रहे हैं, तुमने कहा कि वहां पे उनके पास टायर अच्छे होते हैं, वो सब तो ठीक है। उसके अलावा भी रोड को सीधा बना के कितना इतना फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता कि वो बाइक स्किड ना हो। यानी कि वो लेफ्ट टर्न ले रही है तो राइट की तरफ ना फेंकती हुई चली जाए। वो सिर्फ तभी किया जा सकता है जब रोड को बैंक भी किया जाए, ज्यादा तेज चलने के लिए। जैसे तुम देखना रेसिंग ट्रैक को ध्यान से देखना, जहां पे टर्न होता है ना, वहां पे वो ऐसे सीधा फ्लैट हॉरिजॉन्टल नहीं घूमता है वो। हाँ सर, थोड़ा उठा सा रहता है। अगर अगर लेफ्ट साइड में ठीक ठाक उठा होता है, लेफ्ट घूमना है ना तो राइट वाला हिस्सा सड़क का उठा हुआ होगा, अगर राइट घूमना है तो वहां लेफ्ट का हिस्सा उठा हुआ होगा। वो एक कंपोनेंट क्रिएट करता है जो कि तुमको स्किड नहीं होने देता है, यानी कि तुम बहुत ठीक ठाक तेज से भी टर्न ले सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? यस ये समझ सब गया। चीजें होती हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो वो लोग वहां पे बैलेंस करके तब करते हैं। ठीक है, बाकी रोड को तो अच्छा बनाते ही हैं, टायर भी वो करते हैं। एक लिमिट से ज्यादा भी फ्रिक्शन नहीं देते हैं, रोड को बहुत खुरदरा भी नहीं बना सकते हैं, फिर तो तेज चल नहीं पाएंगे ढंग से। समझ रहे हो?
रोड को थोड़ा स्मूथ भी रखना पड़ता है। स्मूथ स्मूथ का मतलब बिल्कुल चिकना नहीं, लेकिन उतना भी मतलब रफ जो हम लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं होता है। बड़ा सोच समझ के सब चीजें डिजाइन होती हैं। बाकी गियर मतलब बाकी बहुत सारी चीजें वो पहने भी रहते हैं, गिरे तो क्या होगा। देखो अब यहाँ पे आ जाए हम लोग, वेलोसिटी चेंज करके हम एक्सेलरेशन लाते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन आया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो यस सर। फोर्स के आने से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन के आने से चेंज इन वेलोसिटी आएगी। एक्चुअल सिनेरियो ये है। तो अभी हम पहले एक्सेलरेशन देख लें। तो F इज इक्वल टू आया है हमारा -e, ये आया है सही। लेकिन F इज इक्वल टू ma भी तो होता है ना, तो रख देते हैं। हाँ। और यहाँ पे ये m और a, जो m होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, और ये a जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस में आया, इलेक्ट्रॉन में। तो हम नोटेशन यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये जो एक्सेलरेशन और मास है ये सब इलेक्ट्रॉन की बातें चल रही हैं, क्योंकि हम यहाँ राइट में क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चलाने का फोर्स ले रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। यस सर। क्लियर? तो लेफ्ट में क्या आएगा, E, -E, कैपिटल E। ये यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या आएगा, ये मास जो है इधर चला जाएगा डिवाइड में मास यस ऑफ सर। इलेक्ट्रॉन, और ये आ जाएगा। यस। आया समझ में कि ये कैसे आया है प्रियांशु? सर यस, समझ आ गया। है यस ना? सर। F इज इक्वल टू क्यू ई से -E आ गया, क्यू की जगह -E रख दिया, और F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल रख दिया उसको। तो m जहां नीचे चला गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -E/m आ गया, ये आ गया। एज सिंपल एज दैट। सही है ना? सही। देखो चले आगे। ये तो सच में हुआ कि ऐसा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं एक्सेलरेशन नहीं आएगा, मतलब उतना नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ी जल्दी वो पहुंच जाने वाला है वहां। तो हम धीरे धीरे एवरेज वेलोसिटी करके निकालने लगेंगे ताकि एक्सेलरेशन को कर सकें नेग्लेक्ट। अभी देखना करेंगे पहले हम, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 11th में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, तो हम इतना तो शायद याद होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। 80। ये याद है सबको? सर यस। है ना? यस। तो अगर हम बाद की वेलोसिटी को कैपिटल वी लें और पहले की वेलोसिटी को स्मॉल वी लें, यू ना लें, स्मॉल वी लें इनिशियल वेलोसिटी को, और एक्सेलरेशन तो हमारा यहाँ पे दिया ही हुआ है तो वो हम रख दें ऐसे ही। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -E, कैपिटल E डिवाइड बाय m। ठीक है, ये सब वेक्टर में है। एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी जहां पे वेक्टर दिखाना चाहती है वहां बोल्ड कर देती है। ठीक? यस सर। ये सब वेक्टर हैं, इन्होंने बनाए नहीं है, इस पे वेक्टर इमेजिन कर लेना खुद, हम बना रहे हैं इसमें। ये हो गया, और टाइम जितना लगा टाइम अपना हो गया। क्लियर हुई कोई बात? क्या बात हो रही है, ये कौन से उसके लिए ये लगाया गया है? क्योंकि अभी हम कह रहे हैं ड्रिफ्ट की, रेजिस्टिविटी की बात, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। कोलिजन का मतलब वही टकरा रहे हैं। तो एक बार टकराने और दूसरी बार टकराने के बीच में जो टाइम होगा, हम्म उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार टकराने और बीच में और दूसरी बार टकराने के बीच का जो टाइम है, टाइम गैप जो है, उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। उसका इंपॉर्टेंस है, अभी आगे दिखेगा। उसको निकालने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे। बात आ रही समझ में सबको? यस सर। ये वाला यस सिस्टम है। सर। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, देखो, वेयर -E इज द चार्ज एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वही बातें हैं जो अभी हम बता चुके हैं तुम लोगों को। कंसिडर अगेन द ith इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 से लेके n तक के इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे। अब जैसे मान लो 10th इलेक्ट्रॉन या 11th इलेक्ट्रॉन, हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जैसे ith इलेक्ट्रॉन ये लोग बोल रहे हैं ना, तो ith का मतलब वही 11th 10th 5th कुछ भी इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन टाइम t, किसी t टाइम पे हम उसको देखते हैं। हम उसको देख रहे हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो दिस इलेक्ट्रॉन वुड हैव हैड इट्स लास्ट कोलिजन सम टाइम्स बिफोर टी, यानी कि अभी टाइम हो रहा है टी, और कुछ टी आई टाइम पहले उसका कोलिजन हुआ है किसी एटम, आयन या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, अभी अभी। समझ रहे हो ना? अभी टाइम हुआ है टी, और जरा देर पहले टी आई टाइम पहले उसका कोलिजन हुआ है। सर यस। ठीक है, एंड लेट टी आई बी द टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। आखिरी में जो वो कोलाइड हुआ है, तो टकरा तो लगातार जा रहा है,
लेकिन मान लो 1 सेकंड हुआ है लास्ट टाइम टकराए हुए, तो ये टी आई वो 1 सेकंड ही है। समझ में आई बात? उतना टाइम यस। बीत चुका है। क्लियर? ये हो गया। यस। तो इफ वी आई, तो हम इस मोशन को देख सकते हैं ना, लास्ट कोलिजन और अभी तक के टाइम में। अभी टाइम टी हो रहा है, ये नाउ अभी का टाइम है। ठीक है? तो लास्ट कोलिजन के टाइम में टी आई टाइम बीत चुका है। तो लास्ट कोलिजन वाला अगर हम मोशन देखना चाहें, तो उसमें हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे। ठीक है? तो अभी वेलोसिटी फाइनल वाली होगी, और जो पहले टकरा चुका होगा उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी रही होगी उसकी इनिशियल वाली, उसको हम स्मॉल वी आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ आई का मतलब सिर्फ यही है कि हमने ith इलेक्ट्रॉन लिया है ना, जैसे 11th अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो यहाँ v11 टाइम भी 11th इलेक्ट्रॉन का आएगा। ये बात हो रही है, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि टकराने के जस्ट बाद बोल सकते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि टकराने से पहले, यानी कि जब वो उधर पहले वाला कोलिजन कर चुका था तब जितनी थी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, और इतना टाइम बीत चुका है। अब क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं इस तरीके से। कैसे? सो यस। क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला ये लगाने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मोशन डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि तुमने एक पेन को ऊपर उछाला, यस। फिर वो पेन नीचे आया, तो तुमको पहले ये तय करना पड़ेगा कि तुम कहां से कहां तक के मोशन को लिखने वाले हो इक्वेशन के फॉर्म में। तब तुम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिसाइड कर सकते हो, टाइम डिसाइड कर सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है? यानी कि तुम डिसाइड करना चाहते हो कि नीचे से ऊपर जाके फिर वापस नीचे आना, इस पूरे मोशन को एक इक्वेशन में लिखोगे, या फिर सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाले मोशन को लिखोगे, या सिर्फ ऊपर से नीचे आने वाले मोशन को करने वाले हो। ये डिपेंड करता है, पहले तुम्हें तय करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने तय किया कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद टी टाइम, कोलाइड करने के बाद टी आई टाइम बीत चुका है, इतना टाइम हो चुका है कोलिजन के बाद। तो तब से लेके कोलिजन के जस्ट बाद से लेके अभी तक का मोशन कैसा रहा होगा, उसकी इक्वेशन ये हमने निकाली है ना। फाइनल वेलोसिटी कैपिटल वी आई, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल वी आई। तो v की जगह पे कैपिटल V, u की जगह पे स्मॉल v रख दिया हमने। क्लियर? और ये इक्वेशन हमारी आ गई। सही है? इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे अभी। सिंस स्टार्टिंग Since starting with its last collision, it was accelerated with an acceleration given by equation 3.15 for a time interval Ti. The average velocity of the electrons at time t is the average of all the VIs. और यहाँ पे जो हमने रखा है ये एक का नहीं, हम अगर एवरेज रखना चाहें तो क्या होगा? अभी हम बात कर रहे हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की, ith इलेक्ट्रॉन की, हो सकता है 11th नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11th। तो अभी हम कहें कि सबका कलेक्टिव देखें, तो एक साथ सबकी एवरेज वेलोसिटी देखें, तो उसको भी हम वी आई बोलेंगे, अभी आगे देखना। लेकिन जो स्मॉल वी आई का एवरेज था वो तो जीरो था ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज तो सबका जीरो था। याद है सबको? बताओ। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी का जो एवरेज था वो तो यस। जीरो था ना। ठीक है? तो इसीलिए वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो जीरो हो जाएगा। तो ये कैपिटल वी आई फाइनल वेलोसिटी जो का एवरेज जो आएगा वो माइनस ई ई बाई एम और टी आई आएगा। लेकिन जब हमने इसका एवरेज लिया है तो इसका भी एवरेज ले लेंगे हम। तो सारे जो टाइम का गैप है, दो कोलिजन के बीच के टाइम का गैप है, उसको हम टाउ ले रहे हैं, क्योंकि उसको हमको नई क्वांटिटी डिफाइन करना है, जिसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? चल तो रहा होगा, लेकिन टकरा तो नहीं रहा होगा ना। तो इसका मतलब हम बोलेंगे रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। फिर कोलाइड करेगा, फिर अगले कोलिजन तक रिलैक्स करेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर अगले कोलिजन तक रिलैक्स करेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हर बार सेम टाइम लगेगा बीच में, लेकिन हम एवरेज टाइम ले रहे हैं। लगेगा अलग अलग, लेकिन हम उसका एक एवरेज ले रहे हैं, और उस एवरेज टाइम को ही हम बोल रहे हैं टाउ। यानी कि टी आई का जो एवरेज है, एवरेज, उसको हम बोल रहे हैं टाउ टाइम। टाउ भी टाइम ही है और कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसको हम टाउ से कर देंगे रिप्लेस। यस सर। और यस सर। इसका जो एवरेज है, इसका भी यहाँ पे एवरेज ही रखना है हमको। फाइनल वेलोसिटी जो इसकी आ रही है ना, इसका भी एवरेज रखना है। सबका एवरेज ले लिया हमने, एवरेज टाइम, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज फाइनल वेलोसिटी।
ठीक, इसको हम नाम देंगे वी डी, जिसको बोला जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुआ? और यहीं से आएगा वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। हाँ। सही है? वी भी यस वेक्टर, सर। ई भी वेक्टर। यस सर। तो यहां से भी देखो पता चल रहा है, माइनस ई, टाउ और एम ये सब तो कांस्टेंट है। वेक्टर कौन है? वी डी वेक्टर है और ई वेक्टर है। और देखो बी माइनस लगा हुआ है एक जगह पे, इसका मतलब है कि वी डी और ई का डायरेक्शन ऑपोजिट है। और सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन के चलने का जो डायरेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो मिली थी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट यस थी, सर। इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट मिली थी राइट में। तो आ रहा है ना? आई बात समझ में? यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि कैपिटल यस वी आई सर। का एवरेज वी डी है, स्मॉल वी आई का एवरेज हमें पता है जीरो हो गया था, वो पहले ही निकाल चुके हैं हम, यानी कि इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज, है ना? और तो उसको जीरो रख दिया, जीरो रख दिया। और ये टाइम का जो एवरेज है, जो कोलिजन टाइम है, सबका अलग अलग आ रहा होगा, मतलब 1 मिली सेकेंड, 1.2 मिली सेकेंड, 0.9 मिली सेकेंड, ऐसे करके अलग अलग आएगा। लेकिन हम ले रहे हैं एवरेज, ठीक है? सारे इलेक्ट्रॉन्स के टाइम का एवरेज, रिलैक्सेशन टाइम का। तो इसीलिए उसको फाइनली नाम मिल रहा है क्या? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू कोलिजन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दो कोलिजन तो फिर जैसे फर्स्ट वाला कोलिजन और फिफ्थ वाला कोलिजन, इनके बीच का भी टाइम हो सकता था। टू सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव का मतलब बगल बगल वाले, यानी कि अगर हम एक कोलिजन फर्स्ट ले रहे हैं तो दूसरा सेकंड ही हो सकता है, एक कोलिजन सेकंड ले रहे हैं तो दूसरा फर्स्ट या थर्ड हो सकता है। समझ में आई बात? सक्सेसिव, पड़ोसी कोलिजन, यानी कि उसके जस्ट बाद या जस्ट पहले वाले के बीच का टाइम। आई समझ में बात? किसको रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे 10th कोलिजन हुआ, फिर 11th कोलिजन हुआ, तो इनके बीच के टाइम को भी हम टाउ बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, लेकिन यहाँ ले रहे हैं एवरेज, तो एवरेज में टाउ हो जाएगा, तो यही चीज हो जाएगी टाउ। ये टाइम का जो एवरेज है उसको लिखेंगे हम टाउ। क्लियर है बिल्कुल? यस सर, क्लियर है। और आ गई यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? बस यही है, आसान था ना? यस सर। आसान ही होता है सब कुछ। सर समझने के बाद तो आसान ही हो जाता है। वही कह रहे हैं, मतलब सच में ये अगर ऐसे देखोगे ना तो लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि अलग ही अलग टर्म आ रहे हैं, पता नहीं क्या किए चले जा रहे हैं, ऐसे इकट्ठा एक साथ देखोगे। लेकिन एक एक करके जब तोड़ के देखते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक तो है, नॉर्मली बातें चल रही हैं, ठीक ही है। ठीक है, एक चीज लेकिन ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसको इसको मानते भी हैं कि ये फिक्स है जो भी है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होते हैं। ठीक है, जो बात हुई है ऊपर, इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेलरेटेड। तो ये आ रहा है एक्सेलरेशन बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि ई बाई एम खुद ही एक्सेलरेशन था, ध्यान रखना। तो यहाँ v इज इक्वल टू एक्चुअली ए टी आ रहा है, वही ए की जगह पे ई बाई एम रख रहे हैं माइनस का, और टी की जगह पे टाउ रख रहे हैं, तो ये चीज आ जा रही है। समझ रहे हो ना बात? सर यस। ये यस एक्सेलरेशन सर। है, ये मत समझना ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझे? लेते हैं वैसे हम लोग कांस्टेंट। अब आगे देखें, एक सेकेंड, यस सर। एक सेकेंड होल्ड करना, हम चार्ज पे लगा लें, नहीं तो पता चला ये बीच में बंद हो जाएगा सिस्टम।
देखो, आते हैं फिर। देखो, अब दिस लास्ट रिजल्ट इज सरप्राइजिंग। ये आखिरी जो रिजल्ट आया है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। क्यों? इट टेल्स अस दैट द इलेक्ट्रॉन्स मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये एवरेज टाइम है, ध्यान देना, ये टाइम नहीं है, दोनों में फर्क है। यानी कि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। जो वेलोसिटी आई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है, उस तरीके से टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है कि इतना टाइम हो रहा है तो अलग, उतना टाइम हो रहा है तो अलग। एवरेज टाइम तो एक ही रहेगा ना, वो थोड़ी ना बदलेगा। सर यस। इंस्टेंटेनियस में तो टाइम अलग अलग चेंज होता जाएगा, तो उस पर तो डिपेंड कर ही नहीं रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए ये बोला गया है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्सेलरेटेड। जबकि सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। लेकिन सर यहाँ पे, हाँ, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है कुछ। हेलो, अभी भी हेलो। हाँ अब सही आ रही है कुछ। सही है, क्लियर है ना अब तो? सही। यस सर। ठीक है, चलो। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे बोला गया है कि टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। एवरेज टाइम अलग चीज है ना, एवरेज टाइम तो सेम ही रहेगा। अगर अलग अलग टाइम पे डिपेंडेंट होता तो वेलोसिटी चेंज होती। वही बात हो रही है, एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी डिपेंड हो जाती है टाइम पे, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी की वैल्यू बदलती रहती है। एक्सेलरेशन का यही मीनिंग है। यस ठीक है, सर। लेकिन यहाँ पे वही, इसीलिए सरप्राइजिंग बोला जा रहा है इसको। थोड़ा अजीब है कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? और यही रीजन है, दिस इज द फिनोमिनन ऑफ ड्रिफ्ट एंड द वेलोसिटी वी डी इन इक्वेशन दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसीलिए इसका नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, क्योंकि ड्रिफ्ट का मतलब होता है जो टाइम इंडिपेंडेंट वेलोसिटी होती है, वो टाइम इंडिपेंडेंट मोशन। इंडिपेंडेंट मतलब टाइम पे ना डिपेंड होना। ठीक है, यस सर। यानी कि टाइम के साथ बदलेगा नहीं है, एक जैसा ही रहेगा। चलो, अब आगे देखें कि इसकी वजह से क्या क्या चीजें होंगी। अगर किसी भी चीज में, किसी भी मेटल में, कंडक्टर में, वायर में, रॉड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई है इन चीजों के पास, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली ऐसा क्या हो जाएगा, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? करंट का इस पे क्या डिपेंडेंस है, करंट को इससे क्या मतलब है, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, इसको देखो, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग रॉड मान लो, वायर का टुकड़ा मान लो, कुछ भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड दिखाई गई, सही है। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलेंगे? राइट साइड, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस में डायरेक्शन होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी राइट, तो इसलिए राइट वर्ड तो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाएंगे, सही है। ये दिखाया गया है क्रॉस सेक्शन, और इसको पहले से बता दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने ए लेट किया है। ठीक है, अब ये यहीं पे सिर्फ ए नहीं होगा, हम अगर यहाँ पे भी बीच में कहीं क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट करते हैं इसी के जैसा, तो वो भी ए ही होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंडक्टर है, कहीं मोटा पतला तो है नहीं। अगर थिकनेस कम ज्यादा होती, मोटा पतला होता कहीं पे, तब तो कहते कि एरिया बदल रहा है अलग अलग जगह। लेकिन हर जगह बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया ए ही आएगा, हम चाहे बीच में भी कोई सेलेक्ट कर लें तब भी। आई बात समझ में? एक एक तो ये बात हो गई। उसके अलावा अब यहाँ पे हम इसको एक थिंग के, चीज के जैसे देखते हैं कि हम जैसे मान लो रेस चल रही है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और उसको एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचना है उस रेस में, है ना। रेस में बोल दो, या इसका काम है ऐसा कुछ कि ये एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है। तो हम उसके मोशन के लिए चीजें बता सकते हैं, है ना, कि इतना टाइम लगा होगा, इतनी उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी तो हमको मालूम है ना कितनी है, वीडी वेलोसिटी से जाना है उसको। तो अगर हम बोल दें कि किसी चीज को वीडी वेलोसिटी से जाना है और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करनी है, तो तुम टाइम निकाल सकते हो ना, क्योंकि स्पीड या
हम अगर बोलें वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें किसी कंफ्यूजन है? नो सर। अगर अगर वेलोसिटी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, तो टाइम निकल आएगा, है ना। इस इक्वेशन में रख देंगे, दो चीजें पता ही है, एक निकल आएगा। तो उसी बेसिस पे अगर हम कहें कि डेल्टा टी टाइम लगा था, ठीक, डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर हुई है। डेल्टा एक्स क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वही है, डेल्टा एक्स बोल सकते हो उसको। ठीक, डेल्टा एक्स ले लो, एल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे ही तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा ना, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डेल्टा एक्स के बराबर। और वो डेल्टा एक्स हम निकालेंगे कैसे, वी डी, क्योंकि वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, तो हम वही करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। आ गया देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम, दिख रहा है ना साफ साफ। यस सर। तो बस वही है, कुछ अलग नहीं लिखा गया। यानी कि जब भी हम डेल्टा एक्स लिखना होगा तो हम वी डी इंटू टी लिखेंगे, वी डी इंटू डेल्टा टी। ठीक, यूज कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। ठीक, देखते हैं आगे। बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस। यानी कि ड्रिफ्ट की वजह से एक काफी सारा चार्ज उठ के वहां पे जाने वाला, एक नेट ट्रांसपोर्ट होगा। यानी कि ऐसा नहीं जितना गया वापस आ जाएगा, एक नेट ट्रांसपोर्ट होगा। नेट का मतलब है कि कुछ ना कुछ अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा ही। ठीक है, अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू ई। अब जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एरिया अगर सही से नोटिस करोगे ना, तो परपेंडिकुलर है ई के। अगर इमेजिन करो इसको 3D तरीके से, कि तुम सच में एक सिलेंडर को देख रहे हो, तो ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर तुमको नजर आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके 90 डिग्री पे नजर आएगी। और खाली यही वाला नहीं, कोई भी बीच में अगर हम एरिया ले लेते हैं, तो उस एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही नजर आएगी। ठीक है, वही बोला गया कि उसके थ्रू नेट ट्रांसपोर्ट हो रहा है चार्ज का। यानी कि हम एक गेट जैसी जगह ले लेते हैं, ये एरिया को तुम समझ लो, बीच में एक गेट बना हुआ है जिसको इन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना है। ठीक है, एरिया इसका ये है। तो कितना क्रॉस करेंगे, कितनी देर में क्रॉस करेंगे, वो भी देखते हैं। कंसिडर अ प्लेनर एरिया ए। तो चलो, हमने ये एक प्लेनर एरिया ए ले लिया, ये वाला, ये लिखा लिया है ना, सेलेक्ट किया ये वाला एरिया, यही है ए। ठीक है, और प्लेन है ये, साइड से भले ना समझ में आ रहा हो, लेकिन एक डिस्क के जैसा होगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो ये ऐसा नजर आएगा, सर्कुलर डिस्क के जैसा। ठीक, ले लिया। लोकेटेड इनसाइड द कंडक्टर, और ये भी है कि ये अंदर, कंडक्टर के अंदर हमने कहीं पे बना लिया, देखो कहीं भी बना सकते हैं। सच दैट द नॉर्मल टू द एरिया इज पैरेलल टू ई। मतलब ऐसे इस एरिया को बनाना है कि इस एरिया का जो नॉर्मल है, हमने पहले ही बताया था, अगर हम एक एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका वेक्टर उसके 90 डिग्री साइड होता है। यानी कि तुम्हारे टेबल का जो एरिया वेक्टर होगा, वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हम बता सकते हैं कि उसका एरिया ये है, ये डायरेक्शन है उसके एरिया की। तो एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर से शो की जाती है। तो यहां भी इस एरिया की डायरेक्शन इसके नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर से शो की जा रही है। क्लियर है सबको, है ना। या फिर सीधे पूरे एरिया वेक्टर से भी शो किया जा सकता है, सिर्फ डायरेक्शन शो नहीं करनी है, कंप्लीट एरिया शो करना है, तो पूरा एरिया वेक्टर भी यूज होता है। आया समझ में। और यहाँ पे कैसा दिया गया, सच दैट नॉर्मल टू द एरिया इज पैरेलल टू ई। अब देखो, एरिया का जो परपेंडिकुलर है यानी कि नॉर्मल है, वो ई के पैरेलल दिख रहा है ना। ई भी लेफ्ट साइड है, एरिया भी लेफ्ट साइड है, तो पैरेलल नहीं हो गया। देखो यस ध्यान सर। से, दिख रहा है, वही चीज है। तो हमने ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिया जिसका एरिया वेक्टर ई के पैरेलल है, सही है, और इनसाइड द कंडक्टर भी है वो एरिया। अब आते हैं, देन बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट, देन उसके बाद जो है ड्रिफ्ट की वजह से, भले धीरे धीरे ही सही, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, कोलाइड करेंगे, कुछ पार कर जाएंगे इस एरिया को। समझ रहे हो ना, इसको गेट के जैसे समझना कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, फिर इसको क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा कुछ। तो इसको कुछ इलेक्ट्रॉन कर जाएंगे पार, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड,
कुछ इलेक्ट्रॉन इसको पार करेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय तुरंत में, लेकिन क्या कभी नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करते हैं ना, टकराते हैं, तो उनकी एनर्जी पूरी खर्च नहीं होती है, बस उनका डायरेक्शन बदल जाता है। जैसे गोली है ना, कहीं टकराई इधर उधर, लेकिन गोली की तो खर्च होती है, लेकिन इसमें हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ज्यादा खर्च नहीं होती है, कम नहीं होती है, उसकी स्पीड कम नहीं होती है। यानी कि बस वो टकरा के इधर उधर मुड़ेगा, फिर कहीं और टकरा जाएगा, फिर कहीं और टकरा जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली वो इधर पहुंच ही जाएगा धीरे धीरे। जो सीधे चले जाएंगे, जो कहीं नहीं टकराएंगे, वो जल्दी पहुंच जाएंगे, और जो टकरा टकरा के पहुंचेंगे वो देर से पहुंचेंगे। इतना है, लेकिन अल्टीमेटली सारे पहुंच तो जाएंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे। अगर हम बहुत देर के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस छोड़ दें, यानी कि बहुत देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रहने दें और कंडक्टर को भी ऐसे ही रहने दें, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। ये बात सबको समझ में आ रही है? सर यस। तो इसीलिए लिखा हुआ है इन एन इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम। और ये इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब है बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है ना काफी ज्यादा, और इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम। क्लियर? डेल्टा टी, उसको हम बहुत ज्यादा टाइम को मान ले रहे हैं डेल्टा टी, कि डेल्टा टी टाइम में सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे दूसरी तरफ। क्लियर? ऑल इलेक्ट्रॉन्स टू द लेफ्ट ऑफ द एरिया ऑफ distance at distances up to vd delta t would have crossed the area। वही मतलब कि इस एरिया को क्रॉस कर ही जाएंगे सारे। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करके? vd डेल्टा t डिस्टेंस। खुद ही सोचो ना, vd डेल्टा t ही तो आया था डिस्टेंस, इसीलिए डिस्टेंस को यहाँ पे बोला जा रहा है कि vd डेल्टा t डिस्टेंस ट्रैवल करके ये पहुंच जाएंगे वहां। आई बात समझ में? वुड हैव क्रॉस द एरिया। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको? अब एक और टर्म है स्मॉल एन। अगर हम कैपिटल एन को कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि उस एरिया को क्रॉस करने वाले हैं, तो स्मॉल एन एक क्वांटिटी डिफाइन होगी जो कि होगी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एक तरह से बोलो कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? हेलो? यस सर। दोनों को समझ में आ रहा है? एक नई क्वांटिटी डिफाइन होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैपिटल एन बोल रहे हैं, लेकिन स्मॉल एन एक और नई क्वांटिटी है जिसको हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई बात समझ में? लेकिन इस कंडक्टर में वॉल्यूम क्या है? ये एरिया इनटू लेंथ नहीं है वॉल्यूम, सर यस। है ना? तो अगर हम कहें कि कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो सही है, क्योंकि वॉल्यूम हम लेफ्ट साइड में ले गए तो हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कैपिटल एन निकाल रहे हैं। देखो एन इंटू वॉल्यूम हो गया, लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया इंटू डेल्टा एक्स। तो लिख दो कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू डेल्टा एक्स। सही है, लेकिन डेल्टा एक्स है वी डी डेल्टा टी, तो वो भी लिख दो। तो एन ए वी डी डेल्टा टी। सही। और वी डी का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर वेक्टर तो आने नहीं वाला है। क्लियर? तो ये मिलेगा हमको क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में, वीडी वेलोसिटी के साथ। आई बात समझ में? ये देखो यस। क्या लिखा है, इफ एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो इन द मेटल देन देयर आर दिस एन डेल्टा टी वी डी ए, यही तो लिखा है देखो, एन डेल्टा टी वी डी ए सच इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहां इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है कि इतने होंगे। क्लियर हुआ? इस फॉर्म में हमने निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आई बात समझ में? यस सर। क्यों निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन?
सब चल क्या रहा है तुम्हें पता है? क्योंकि हमें चाहिए करंट जो कि होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। टाइम से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम डेल्टा टी ले लो चलो, लेकिन चार्ज कितना फ्लो किया वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे चार्ज फ्लो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कर रहा है, और Q इज इक्वल टू एन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है E, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं पता ना कितना क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन चल रहा था। आई बात समझ में? प्रियांशु, तुषार, यस सर। ये समझ में आया ना? इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन चल रहा था, और कोई बात नहीं। Q इज इक्वल टू क्या होता है? एनी, कोई आया क्या? सर वो मैंने इसकी बैटरी डाउन हो गई मेरे भाई फोन की, अब मेरा फोन चार्ज होगा उससे कनेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा, और इसके नेटवर्क भी इशू कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो वाला कौन सा नेटवर्क है? आप तो सुनाई दे रहा है? हेलो प्रियांशु। यस सर, सुनाई दे रहा है। हम्म, ये चीज लास्ट वाली समझ में आई ना? क्या बात कर रहे हैं? सर यस। हमें निकालनी है करंट। अल्टीमेटली करंट के लिए हमको चाहिए टोटल चार्ज जो कि फ्लो करके उस तरफ गया है, लेकिन वो टोटल चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में फ्लो किया है, तो चार्ज कैसे, और कोई चार्ज तो फ्लो किया नहीं, इलेक्ट्रॉन ही गए हैं, है ना? इसीलिए हमको Q चाहिए, तो हमको Ni चाहिए। इसका मतलब Q इज इक्वल टू एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है यहाँ पे, यही तो कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। आई बात समझ में? सर यस। यस हम्म, सर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और अगर हम करंट की बात करें तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी है। तो यहां से डेल्टा क्यू क्या आएगा? टोटल चार्ज आई इंटू डेल्टा टी। यस। और यहां से टोटल चार्ज क्या आना चाहिए? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? एन ई। एन ई करोगे तो इस कैपिटल एन की पूरी वैल्यू उठा के रख दो, तो क्या आएगा? एन ई ए वी डी डेल्टा डेल्टा टी। टी। और यहाँ पे भी ये टोटल चार्ज है, और यहाँ पे भी ये टोटल चार्ज है, दोनों को कर देंगे इक्वेट। तो इसीलिए आई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा टी। आया समझ में? यस सर। एक फर्क है लेकिन, कि यहाँ करंट निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज का नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट चार्ज को लेंगे। यस सर। माइनस ई नहीं, प्लस ई लेंगे, प्लस से ही लेंगे। है ना? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि उसके ऑपोजिट चार्ज उस तरफ फ्लो कर रहा है, तो उतना ही तो फ्लो कर रहा होगा ना, इसीलिए सेम क्वांटिटी को हमने उस तरफ प्लस में लिया। क्लियर हो गया सबको? यहाँ पे एक्चुअली ये माइनस आ रहा होगा, ठीक, लेकिन अगर हम उस तरफ वाला लेते हैं तो वो चीज प्लस आने लगेगी। कि हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इधर से पॉजिटिव चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो फ्लो करेगा ना, इसीलिए। आई बात समझ में प्रॉपरली? क्या बातें हुई, क्यों निकाला गया, क्या निकाला गया, कैसे निकाला गया? सर ठीक है, यस। देखो, तो आई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए सर वी डी डेल्टा टी हो गया। एक बार रिपीट कर दोगे? क्या तुषार, क्या हुआ? हम सुन नहीं पाए तुमने सर क्या कहा। नहीं, आवाज लग कर गई थी जब। अच्छा अच्छा, नहीं तो कहाँ तक तुमने सर समझा? मैं कह रहा, एक रिपीट कर दोगे? नहीं, कहाँ से तुमने कहाँ तक समझा था, ये तो बताओ, कहाँ से रिपीट सर ये करें? बता दो, एन हाँ, एन बराबर एन मल्टीप्लाई वी वोल्ट से। नहीं ये समझ में आ गया था, ये यही बताना है, ये इसके ये बाद में जो बताया आपने। अच्छा, देखो, ये क्या आया है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया ना? हम्म। तो चार्ज कैसे आएगा टोटल? एन करके। नहीं। क्यू इज इक्वल टू एन होता है, पता है ना? यस सर। तो ये एन इंटू ई कर दिया हमने,
तो जब n की वैल्यू रखोगे यहाँ, तो n की तो पूरी ये सब वैल्यू है ना, यानी कि n, ये e आएगा, a आएगा, vd आएगा और डेल्टा t आएगा। सही है? यस सर। तो करंट की वैल्यू एक ही है ना। लेकिन अगर हम करंट वाले फॉर्मूले से चार्ज निकालें तो कितना चार्ज आएगा? करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। यहां से चार्ज निकालें तो क्या आएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। लेकिन ये भी टोटल चार्ज है, ये भी टोटल चार्ज है, तो इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल रख देंगे एक दूसरे के। तो क्या आ जाएगा? आई डेल्टा टी इज इक्वल टू एन ई ए वी डी डेल्टा टी, एन ई ए वी डी डेल्टा टी। चार्ज इक्वल टू चार्ज, और कुछ नहीं किया गया। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब आ गया ना? बस फर्क यस इतना सर। है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा था। लेकिन अगर हम वही कह दें कि प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज उधर से इधर आ रहा है, इमेजिन बेसिस पे, क्योंकि करंट को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। इसीलिए हम ये सारा चार्ज माइनस में नहीं लेके प्लस में लेंगे बस, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ सेम है। आ रहा होगा ये चार्ज माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने स्टार्टिंग की थी कैलकुलेट करने की। लेकिन उसको हम ले लेंगे प्लस में, क्योंकि हम दूसरी तरफ वाले चार्ज को फ्लो ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट फ्लो को, इसीलिए माइनस का प्लस कर दिया हमने। बाकी सब कुछ सेम है। यस सर। आया समझ में? एक चीज देखो, यस। डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से करंट की वैल्यू भी आ जाएगी। क्या आएगी? एन ई ए वी डी। ए। ये आएगी? यस सर। यस कोई सर। डाउट है किसी को? यही आएगी ना? ठीक। फिर थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करें इसको। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी यूज किया जा सकता है, और ये यूज होगा बहुत ज्यादा करंट का, ध्यान रखना। आगे क्या है? हम्म, हम ये एरिया उठा के नीचे ला सकते हैं और निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी। समझ रहे हो? एरिया उठा के अगर हम नीचे ले आए तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आने लगेगा। या फिर हम यहाँ पे वीडी की वैल्यू रख सकते हैं। देखो करंट क्या आई है? एन ई ए वी डी आई है करंट। वीडी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन नहीं। ये करंट आई, तो हम यहाँ पे वीडी की वैल्यू रख दें, अभी जो फॉर्मूला निकाला था माइनस ई बाई एम टाउ, रख सकते हैं। एक और फॉर्मूला आने सर लगेगा। यस। तो अगर हम उसकी जगह रख दें ई, और भी माइनस का नहीं, फिर वही चीज है, प्लस का रखेंगे, क्योंकि मालूम है ना वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, अगर पॉजिटिव सर चार्ज के यस। लिए निकालेंगे तो प्लस का रखेंगे। तो ई सी ई ई बाई अपॉन है। एम टाउ रख दिया। दूसरी बात, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना था, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर नहीं दिखाया है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिया गया है। सही है? हो गया? यस सर। ठीक। तो ई बाई एम टाउ लिख दिया, तो यहां से क्या हो गया? ई तो दो है ना, तो ई स्क्वायर होने लगेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन ई स्क्वायर बाई एम, और टाउ इंटू ई। ऐसे भी लिखा जा सकता है करंट को। नहीं, एक ए भी तो है, एन ई स्क्वायर ए टाउ ई। समझ में आया? सारी चीजें लिख दी ना। यस देखो सर। एन आ गया, एन सर आ गया, यस। ई दो बार आ गए, ई स्क्वायर आ गया, ए आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, और ऊपर टाउ और ई आ गए, नीचे आ गया एम। तो करंट की ये भी वैल्यू हो सकती है। वैसे सिंपली ये याद रखना ज्यादा अच्छा रहता है, और वीडी की वैल्यू अलग से याद रखो कि ई बाई एम इंटू टाउ होती है, ये अलग याद रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है? एक चीज इसमें से और निकाली जा सकती है, अगर हम यहां से ए को हटा दें और यहाँ डिवाइड में ले आए, तो कोई दिक्कत है? क्या आएगा ये? कल बात हुई थी ना। सर करंट डेंसिटी। मतलब कि जे आने लगेगा, तो यहां से हम जे की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो क्या आई? एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ ई। क्लियर?
सर यस। हम्म एक बात और, जे में और ई में तो एक और रिलेशन था ना, अभी पीछे डिराइव किया था, सिग्मा ई, जहां सिग्मा कंडक्टिविटी होती थी। सर यस। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवाएं, ये वाली और ये वाली, तो क्या मिलेगा? इधर लेफ्ट में जे है, इसमें भी लेफ्ट में जे है, इसमें राइट में एंड में ई है, इसमें भी राइट में ई है, लेकिन बचा हुआ पार्ट क्या होगा? सिग्मा, यानी कि ये सिग्मा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। टाउ। क्या आया? कंडक्टिविटी आई ना। सर यस। यहाँ पे हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, सॉरी ये वेक्टर नहीं होता, ये वेक्टर। आया समझ में अच्छे से? तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी आ गई एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, इसका मतलब कंडक्टिविटी को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में रख सकते हैं, जिसमें तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास फिक्स होता है। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, 19। और मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये फिक्स रहता है। तो ये दोनों क्वांटिटीज में तो कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या? एक स्मॉल एन चाहिए और दूसरा टाउ चाहिए, हमको कंडक्टिविटी मिल जाएगी इजीली। आई बात समझ में? तो जब क्वेश्चंस आएंगे सर तो इसी यस। तरीके से सॉल्व हो सकते हैं आराम से, एक दो चीजें दी होंगी। लेकिन एक बात बताएं, 2 चैप्टर हो गए हैं, तीसरा चैप्टर चल रहा है, क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तुम लोग, तो तुम लोग को ये कभी नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको समझा कैसे जाता है। और फिजिक्स में क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। करना तो मजाक होता है, छोटा सा होता है, जरा से में कैलकुलेशन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तुमको कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं होती। एमसीक्यू नहीं भी आता था ना, तब भी कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन फिजिक्स में नहीं होती थी। लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स क्वेश्चन में समझने में लगता है। इसीलिए जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना जल्दी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, मतलब उनकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं तुमसे, तो हमारी लैंग्वेज तुम्हें समझ में आने लगी। पहले दिन थोड़ी कम आई होगी, उसके बाद धीरे धीरे आने लगती है। भले हिंदी बोल रहे हैं दोनों लोग, लेकिन फिर भी तो तरीका अलग अलग होता है ना समझने समझाने का। वैसे ही बुक क्या कहना चाह रही है, वो जो लैंग्वेज है ना बुक की या फिर पेपर की, क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज है, वो क्या कहना चाह रहा है वो तुमको क्वेश्चन कर करके ही पता चलेगा। करोगे, कंफ्यूज होगे, पूछोगे, क्लियर होता चलेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि बुक जब ऐसे बोल रही है, इसका ये मीनिंग होता है, इसका मतलब ये लोग ये निकालने के लिए कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। सर यस। इसीलिए यस डेली सर। क्वेश्चंस करते जाओ। फर्स्ट सेकंड चैप्टर के हमने फर्स्ट चैप्टर के लिए लिंक भेजा था, उससे करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सारे करने ही करने हैं। उसके अलावा जो नहीं आते हैं वो पूछो, बहुत जरूरी है यार। वैसे भी तुम दोनों बचे हो, सही से करो। तो बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, काम चलाओ टाइप यस सर करने जो सर। की कोई छोटे जरूरत नहीं। क्वेश्चन है वे तो हो जाते हैं, जो बड़े होते हैं वे नहीं होते। बड़े क्वेश्चन सिर्फ देखने में होते हैं, तभी तो हम कह रहे हैं जब करोगे पूछोगे तो हम बताएंगे ना कि वो बड़े कैसे होंगे। पूछो, हमसे पूछ लिया करो ना क्लास में, या फिर एक दिन डाउट वाउट का कुछ रख देंगे। सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके रखो, उस दिन सब वही पूछना। ठीक है, उस दिन सब पूछ लेना। ठीक है, यस सर। ओके सर। जब हो जाए, मान लो दोनों के 6 6 7 7 या 10 10 क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएं जो तुम लोगों को पूछने हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर से, क्योंकि वो हो चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन अभी करने हैं। तो तुरंत हमको बताओ। ठीक, नेक्स्ट क्लास तुम्हारी डाउट वाली टाइप की हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यस सर। यस सर। जरूरी है क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो ही पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आता है और हम उसको कैसे समझेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। हम सच बता रहे हैं, वहां पे कोई हिंट तक नहीं होने वाली है। सिर्फ एक 4 लाइनें लिखी होंगी, वो 4 लाइन तुम समझ पाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाए तो छोड़ दो उसको, बात खत्म। या फिर 4 ऑप्शन में से कुछ भी टिक करके आओगे तो बात ही अलग है। 75% तो गलत होने के चांसेस होंगे उसमें। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चंस जितना हो सकता है करते जाओ। जितने चैप्टर्स में परफेक्शन अचीव करते जाओगे, मार्क्स उतने ही उसी तरीके से इंप्रूव होंगे। सारा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला इस बार। सब कुछ पढ़ने से कोई खास फायदा नहीं है। मतलब पढ़ेंगे तो हम लोग सब कुछ ही, लेकिन
जितना सही से पढ़ा होगा वही ज्यादा काम आएगा तुम्हारे। सही से पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ अभी समझना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तो बोलेंगे सही से पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चंस कर, यस नहीं आ रहे हैं तो पूछो। चलो यहाँ इसको खत्म करते हैं। We thus have seen very simple picture of electrical conduction reproduces Ohm's law. We have of course made assumptions that tau and n are constants. यहाँ पे हमने assume कर रखा है कि n वगैरह जो है वो constant है, tau भी constant है, relaxation time ये assumption है। इस assumption के basis पे ये सारे formula derive बाइक का हुए पार्ट भी ऐसा रखना पड़ रहा है, ठीक है, टूट गई है। independent of E, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन ऐसा है नहीं, डिपेंड करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ओम्स लॉ से ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन अब आगे आएगा कि ओम्स लॉ पूरी तरह सही नहीं है, हर जगह काम नहीं आता है। जो तुम्हारे घर में एलईडी जल रही है वो एलईडी ही सबसे बड़ा यानी कि सबूत है कि ओम्स लॉ वहां काम नहीं करता, बहुत जगह काम नहीं करता बिना ओम्स लॉ के बना है वो एलईडी। ठीक है, वहां ओम्स लॉ बेकार हो जाता है, ये वी प्रोपोर्शनल टू आई सारी बातें बेकार। ठीक, इसीलिए हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज, उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। मोबिलिटी नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे और आगे की चीजें भी। ठीक, चलो फिर खत्म करते हैं क्लास।